हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी टू क्वालिफाई। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है फिर से मेरे चैनल पे। तो आज क्या है खास? आज क्या है खास के पहले एक एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन से रिलेटेड एक मैसेज मैं देना चाहूंगा एसएससी चेयरपर्सन या एसएससी के जो भी लोग हैं, स्टूडेंट्स को भी यार, कि देखो, स्टूडेंट सैंपल नहीं है। जैसा एक कमेंट मैं देख रहा था कि हम ट्राई करेंगे कि कहीं पे कोई दिक्कत न हो एग्जामिनेशन के वक्त। सिर्फ 2 मिनट लूंगा, पहले इस बात पे बात कर लेता हूँ, फिर आगे मैं चलूंगा जो आज का टॉपिक है। तो सबसे पहले कि चेयरपर्सन ने कहा कि मैं ट्राई करूंगा, कि मतलब ये रहता है कि कहीं कोई दिक्कत ना हो। मुझे ये नहीं समझ में आता है, एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट, कोई भी किसी भी इंस्टीट्यूट का आप नाम ले लीजिए, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, वो पेपर कराता है, उसके सारे क्वेश्चन सही रहते हैं। वो 100 पेपर डालता है, 100 में शायद एक आध पेपर में एक आध क्वेश्चन गलत हो जाए। उसका कहीं पेपर लीक नहीं होता। कोई ऐसा क्या कहते हैं, सर्वर नहीं है, जैसे कोई टेस्ट होते हैं उनके, तो ऐसा कोई नहीं है कि आप उसमें ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हो या कहीं से आप चीटिंग करके परफॉर्म कर सकते हो। पर इनके पास फंडिंग है, इनके पास सब कुछ है। एक ऐसा इंसान, मतलब एक ऐसा स्टूडेंट जो मेहनत करके पिछले 1 डेढ़ साल, 2 साल, 3 साल, जितने भी साल अपनी जिंदगी के बर्बाद करके वो पढ़ाई में लगाया, कि उसको और कहीं नहीं लगाना है, पढ़ाई में लगाना है। जिंदगी के अच्छे अच्छे मौकों पे ना जाके उसने पढ़ाई में अपने आप को लगाया। और उसके बाद आप कह देंगे कि हम ट्राई करेंगे कि कहीं कोई गलती ना हो, और कहीं गलती हो जाती है तो उसको भी हम सुधारने की कोशिश करेंगे। जैसे उन्होंने 59,000 स्टूडेंट्स को कह दिया कि आपको री एग्जाम देना है, अभी जो री एग्जाम हुआ था, उसी तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा पर्सनली लग रहा है कि एडिक्विटी इनकम्पिटेंट है वो। 30 लाख लगभग लोग रहेंगे हमारे सीजीएल के स्टूडेंट्स। मेरे हिसाब से वो 2 से 3 दिन अगर एग्जाम करा ले, 9 शिफ्ट कराने के बाद, वो उसको समझ, मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि वो एग्जाम कराने के काबिल नहीं है। क्योंकि इन्हीं 2-3 दिनों में ही, इन 9 शिफ्टों में ही, कई शिफ्ट में कई सेंटर्स पे बहुत सारी प्रॉब्लम होने वाली है। और अगर सर्वर की प्रॉब्लम कंटिन्यू रही तो आप उन बच्चों का क्या करेंगे जिनका खराब गया है, उन बच्चों का क्या करेंगे जिनका ठीक गया है पर उनको री एग्जाम नहीं देना है। तो आप, जैसे अभिनव सर ने कहा कि भैया आप हमको रिटर्न में दे दीजिए कि आप कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, आप ये रिटर्न में दे दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अब एसएससी ऐसा कुछ कर नहीं रहा है। तो सिर्फ मेरे इतना कहने का मतलब है कि एसएससी को यार समझना चाहिए कि बच्चे सिंपल नहीं है। उन्होंने अपनी लाइफ इन्वेस्ट की है इस जॉब के लिए या इस चीज के लिए। लाइफ का बहुत प्रीसियस मूवमेंट उन्होंने इन्वेस्ट किया है। और अगर बर्बाद होता है वो, किसी के शिफ्ट में कोई पेपर, क्या कहते हैं कि 3 ऑप्शन दिखते हैं, किसी का सर्वर इशू होता है, किसी को 1 घंटे की जगह 2 घंटे लग जाते हैं पेपर आने में। उस रूम में बैठ के जो एक प्रेशर रहता है ना एक स्टूडेंट के हिसाब से, जब वो पेपर आता है ना स्क्रीन पे, तो समझ में आता है कि अगर ये पेपर नहीं निकलेगा तो इस साल हम क्या करेंगे, ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, ये क्या होगा। अगर कोई बच्ची रहती है तो वो ये सोचती है कि अगर नहीं होगा तो पापा शादी करा देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। 50 तरीके के थॉट चलते रहते हैं, उसके बाद भी हम पेपर देते हैं। और उस पेपर में भी अगर आप गलतियां कर दे रहे हैं तो आपके पास फंडिंग है, आपके पास रिसोर्सेस है, आपके पास टेक्निकल टीम है, आपके पास सब कुछ है। मुझे नहीं लगता यार, प्लीज प्लीज करके स्टूडेंट्स को सैंपल न समझिए कि आप कोई भी टेस्ट करेंगे और अगर उसमें कोई दिक्कत आ जाती है तो हम फिर से रीटेस्ट कर सकते हैं। प्लीज, मेरा बहुत रिक्वेस्ट है, एसएससी को ये समझना चाहिए। और आप सब लोग भी ज्यादा से ज्यादा कुछ भी करके इस चीज को एसएससी तक पहुंचाइए कि हम सैंपल नहीं हैं कि आप हम पे ट्राई करेंगे, आप हम पे कोई चीज लागू करने के लिए ट्राई करेंगे। आप चीज कराइए विथ 100% इफिशियंसी। हाँ, 1-2% अगर आपसे चूक हो रही है तो ठीक है। 30 लाख बच्चों का पेपर हो रहा है तो अगर 100 बच्चों को प्रॉब्लम है तो ठीक है, लेकिन अगर वही 100 बच्चों को भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पर फिर भी हम मान लेते हैं कि 100 बच्चों को प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत नहीं है। पर फिर भी हम सैंपल नहीं हैं, उससे ज़्यादा बच्चों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो एक भी बच्चों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए यार, उसने अपनी लाइफ का बहुत प्रीशियस मोमेंट उसके लिए इन्वेस्ट किया हुआ। पर ठीक है, जो भी हो। तो आज के टॉपिक पे जिस पे हम बात करना चाहते हैं उस पे आते हैं। अब एसएससी जो समझे
मैंने ऐसी चीजें यूपीएससी में नहीं देखी हैं। यूपीएससी में भी चीजें होती हैं पर ऐसी नहीं होती हैं। मैं यूपीएससी का टीचर रहा हूँ, मैंने यूपीएससी के लिए अभी काफी रिसेंटली पढ़ाया है, तो मुझे पता है। पर एसएससी को लेके जब मैं देखता हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो हम बात करने वाले हैं आज के वीडियो में एसएससी सीजीएल 2025 टीयर 1 में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है और एक सेफ अटेम्प्ट कितना होना चाहिए। हम प्रीवियस ईयर के कट ऑफ को एनालाइज करेंगे और फिर उसके हिसाब से बताएंगे कि क्या हो सकता है। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले कट ऑफ के बारे में आते हैं कि कट ऑफ क्या हो, कैसे डिपेंडेंट करती है। कट ऑफ मेनली हम यूपीएससी में जब बात करते हैं तो मेनली हम दो बेसिस पे बात करते हैं कि कट ऑफ दो चीजों पे बेस्ड। सबसे पहले नंबर ऑफ वैकेंसीज, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी एग्जाम के कट ऑफ के लिए। अगर वैकेंसीज का नंबर बढ़ेगा तो कट ऑफ अपने आप कम हो जाएगी। ऐसा आपने देखा होगा 2022 के एग्जाम में, जब वैकेंसीज 36,000 से ज्यादा हो गई थी तो कट ऑफ 114 नंबर गई थी, लगभग इतनी गई थी। वहीं जब 2023 में वैकेंसीज कम हुई, 8,000 के लगभग हो गई, 8,000 के लगभग हो गई थी, तो कट ऑफ आपकी 150 के पास चली गई थी, 140 150 के पास चली गई थी। तो आपको समझना चाहिए कि वैकेंसी जब ज्यादा रहेंगी तो कट ऑफ कम रहेगी, और जब वैकेंसीज कम रहेंगी तो कट ऑफ ज्यादा रहेगी। ये हम पहला बेसिस बनाते हैं कि ये पहला बेसिस रहेगा। दूसरा आता है लेवल ऑफ क्वेश्चन। लेवल ऑफ क्वेश्चंस जो रहेगा, अगर हार्ड पेपर आएगा किसी भी पेपर में, मतलब किसी भी जो पेपर बनता है उसमें चार तरीके के क्वेश्चन बनते हैं: इजी, मीडियम, हार्ड और नॉन डुएबल या वेरी टफ टाइप के क्वेश्चन। इनका एक रेशियो होता है कि इजी क्वेश्चन इतने होंगे, मीडियम क्वेश्चन इतने होंगे, हार्ड क्वेश्चन इतने होंगे और वेरी टफ या नॉन डुएबल क्वेश्चन इतने होंगे, जिसमें बस समय जाएगा बच्चों का और उनको वो क्वेश्चन छोड़ने ही छोड़ने हैं, ताकि कट ऑफ ऐसा ना हो कि आप इजी पेपर बना दिए तो क्या कहते हैं कट ऑफ 100 चली गई कि आपने बहुत इजी पेपर बना दिया। तो एक रेशियो में ये बनाया जाता है कि एक कट ऑफ आप बता सके कि इतनी जा सकती है। इस रेशियो के ऊपर निर्भर करता है कि अगर पेपर इजी आएगा तो अपने आप कट ऑफ ज्यादा जाएगी, अगर पेपर हार्ड आएगा तो कट ऑफ कम जाएगी। तो ये फैक्टर मेनली प्ले करता है सभी एग्जामों में कि लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर जितना बना रहे हैं, जिसमें इजी, मीडियम, हार्ड और नॉन डुएबल क्वेश्चन का रेशियो, जिसका रेशियो बढ़ेगा कट ऑफ वैसी वेरी करेगी। इजी बढ़ा तो कट ऑफ बढ़ जाएगी, हार्ड बढ़ा तो कट ऑफ कम हो जाएगी। वहीं दूसरा नंबर ऑफ वैकेंसी, वैकेंसी बढ़ी कट ऑफ कम हो जाएगी, वैकेंसी कम हुई कट ऑफ बढ़ जाएगी। पर जो प्रॉब्लम थी टीसीएस के साथ वो थी, एसएससी में जो प्रॉब्लम होती है वो होती है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन पे एक चीज निर्भर करती है और दूसरा पैटर्न। अब पैटर्न चेंज हुआ 2022 में, पेपर काफी इजी आया, पर वैकेंसी ज्यादा होने के बाद भी कट ऑफ, वैकेंसी ज्यादा होने के बाद भी कट ऑफ ज्यादा नहीं गई। लेकिन वहीं मेंस में जब टीयर 2 हुआ तो बच्चे ज्यादा अच्छा परफॉर्म किए। फिर उसके बाद नॉर्मलाइजेशन का इशू टीसीएस के साथ था, जो नॉर्मलाइजेशन एसएससी करती है, कि लास्ट ईयर देखा गया कि 80 प्लस भी नंबर मिले हैं टीयर 2 में बच्चों के। तो ये मेनली दो फैक्टर पे निर्भर करता है आपका कट ऑफ, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है और लेवल ऑफ क्वेश्चन कितना है। इसी बेसिस पे हम आज बताएंगे कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, ठीक है, और सेफ अटेम्प्ट क्या होना चाहिए। तो आते हैं, आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में क्या रही है कट ऑफ जब से पैटर्न चेंज हुआ है, क्योंकि 2022 के पहले की चीजों को देखने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि 2022 में पैटर्न चेंज हुआ। टीयर 1 टीयर 2 एग्जाम हुए और क्या कहते हैं कि चारों सब्जेक्ट्स, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस को प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस में इंक्लूड कर दिया गया। साथ ही कंप्यूटर को टीयर 2 में क्वालिफाइंग इन नेचर के साथ साथ आपका टाइपिंग टेस्ट भी हो गया। तो 2022 से देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में कट ऑफ क्या रही है, वैकेंसीज कितनी रही हैं, तो उस हिसाब से हम इस साल का प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सिर्फ ये एक प्रिडिक्शन है, इसमें कुछ कंफर्म नहीं है कि इतना ही जाएगी कट ऑफ, पर एक प्रिडिक्शन जो होता है ना कि रेंज इतना ही रहेगा या इतना जा सकता है। नॉर्मलाइजेशन पे बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एक बात कर रहा हूँ नॉर्मलाइजेशन क्या होगा, कैसे होगा, वो तो एसएससी ही जाने। इस बार नॉर्मलाइजेशन करेगी, कौन से पैटर्न पे करेगी, वो तो एसएससी ही जाने। पर उसके सिवा एक जो एक नंबर होगा ना कि सेफ, इस पे हम जा सकते हैं कि इससे ऊपर कट ऑफ तो जाएगी नहीं, तो वो नंबर निकालने के लिए सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर के कट ऑफ को चेक करते हैं। तो पैटर्न चेंज हुआ 2022 में, तो 2022 में टीयर 1 हुआ, वैकेंसीज आई लगभग 36,000।
फिर इसके बाद ये वैकेंसी थोड़ी और बढ़ी हुई थी। लगभग यूआर में 15,000 से ज्यादा वैकेंसी, ओबीसी की 8,000 से ज्यादा वैकेंसी, एससी की 5,000 से ज्यादा, एसटी की 2,500 से ज्यादा और ईडब्ल्यूएस की भी 2,500 से ज्यादा वैकेंसीज थी। वैकेंसीज आई, फिर इसके बाद कट ऑफ आई। 3 तरीके की कट ऑफ आती थी उस समय पे। अब तो डबल यू खत्म कर दिया गया है पिछले साल से, मतलब 2024 और 2025 में डबल यू की वैकेंसीज नहीं आई हैं, पर उस समय आती थी। पहली वैकेंसी आती थी डबल यू, जिसमें असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, और एओसीयू जिसमें असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर आता था। तो इसकी कट ऑफ सबसे ज्यादा गई थी 158.36 गई थी यूआर की कट ऑफ। ओबीसी की 152 गई थी, एससी की 137 गई थी, एसटी की 131 गई थी और ईडब्ल्यूएस की 154। वहीं ओएच, एचएच और पीडब्ल्यूडी वाले अपना देख सकते हैं, उनकी कट ऑफ ये गई थी और असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए 2022 में 36,000 वैकेंसीज थी तब। उसके बाद दूसरी लिस्ट आती है, वो पहली लिस्ट में वो आ गई। दूसरी लिस्ट आती है जेएसओ की। इसकी कट ऑफ डब्ल्यू से भी ज्यादा जाती है, 165, और ओबीसी की 162, एससी की 139, एसटी की 125, ईडब्ल्यूएस की 162, ओएच की और एचएच की और वीएच की ये कट ऑफ रहती है। तीसरी लिस्ट जो हम लोग, जिसका मतलब सब मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स अटेम्प्ट करते हैं वो इसी लिस्ट के लिए अटेम्प्ट करते हैं, तो वो आई आपकी कट ऑफ आई उसकी सभी और पोस्टों के लिए 114। जो मैंने कहा था कि 36,000 वैकेंसीज इतनी ज्यादा थी, जिसकी वजह से कट ऑफ आती है आपकी 114। वैकेंसीज ज्यादा होती है तो कट ऑफ कम होती है। ये हो गया पहले फैक्टर के साथ। तो हमने देखा कि 2022 में लगभग 36,000 से ज्यादा वैकेंसीज थी और कट ऑफ बनी 114 फॉर द यूआर कैंडिडेट्स। आगे चलते हैं। अब इसके बाद आगे चलते हैं, तो ये हो गया एसएससी सीजीएल टीयर 1 का कट ऑफ। तो इस समय से स्टार्ट क्यों किया? क्योंकि पैटर्न इस समय चेंज हुआ था और साथ ही साथ सिलेबस जो इंक्लूड हुआ था, ये सब इसी समय हुआ था। अब आगे चलते हैं, 2023 के बारे में बात करते हैं। 2023 का टीयर 1 में नंबर ऑफ सीट्स आई 8,415, ठीक, जिसमें यूआर की सीट्स थी 38,000 से ज्यादा, ओबीसी की 1,900, एससी की 1,200 से ज्यादा, एसटी की 600 से ज्यादा और ईडब्ल्यूएस की 700 से ज्यादा। नियरली 8,000 से ज्यादा वैकेंसीज थी। 8,000 से ज्यादा वैकेंसीज थी तो पिछली बार से तो ज्यादा ही कट ऑफ जानी थी, क्योंकि 36,000 की जगह 8,000 आ गई, तो कट ऑफ अपने आप ज्यादा जाएगी। तो डबल ए और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की कट ऑफ 169 गई, वन ऑफ द हाईएस्ट गई थी। उसके बाद आप और भी कैटेगरीज की देख लीजिएगा, जैसे ओबीसी की 166 गई थी, एससी की 154, एसटी की 148, ईडब्ल्यूएस की 167, ओएच की 147, एचएच की 109 और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की 97 गई। उसके बाद जेएसओ की कट ऑफ आती है, ये भी वन ऑफ द हाईएस्ट गई थी, 168 गई थी लिस्ट 2 में जो कट ऑफ आती है लिस्ट 2 में। फिर इसके बाद ओबीसी की 165 गई थी, एससी की 148, एसटी की 146, ईडब्ल्यूएस की 166 और ओएच की 132 कट ऑफ गई थी 2023 में, जब 8,000 वैकेंसी से ज्यादा वैकेंसीज थी। तो उसके बाद क्या कहते हैं, लिस्ट 3 जो सभी और एग्जाम मतलब क्या कहते हैं पोस्ट के लिए जो एलिजिबिलिटी होती है, उसमें कट ऑफ गई थी 150। और ये 150 शायद मेरे हिसाब से आरबीई वाले सर ने सिर्फ बताया था कि इतनी कट ऑफ जाएगी, बाकी सब ने बताया था पर वो 140 से कम बता रहा था। सब सब टीचर शायद उस समय 140 से कम बता रहे थे, क्योंकि मुझे मालूम है। और आरबीई वाले सर जो थे उन्होंने 140 से ज्यादा बताई थी कट ऑफ। तो नॉर्मलाइजेशन हुआ और कट ऑफ 150 के अराउंड बनी। ओबीसी की 145 बनी थी और एससी की 126, एसटी की 118, ईडब्ल्यूएस की 143, ईएसएम की 71, ओएच की 115, एचएच की 77, बीएच की 121 और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की 57। तो ये कट ऑफ बनी थी सीजीएल 2023 में। अब आते हैं 2024 को कंपेयर करते हैं। 2024 में वैकेंसीज फिर बढ़ गई, 8,000 वैकेंसीज की जगह इस बार आई फिर से 18,000 वैकेंसीज। 8,000 वैकेंसीज यूआर की, 4,000 से ज्यादा वैकेंसीज ओबीसी की, एससी की 2,600 से ज्यादा, एसटी की 1,200 से ज्यादा और ईडब्ल्यूएस की 2,100 से ज्यादा। तो ये वैकेंसीज टोटल आ गई 18,000। तो पहले ईयर में आई 36,000 वैकेंसीज आई 2022 में, 8,000 से ज्यादा वैकेंसीज आई 2023 में और 2024 में 18,174 वैकेंसीज आई, मतलब 18,000 से ज्यादा वैकेंसीज आई। ठीक है, तो ये तीनों साल के वैकेंसीज हो गई। इस समय कट ऑफ गई 114, इस समय कट ऑफ गई 150 और इस समय कट ऑफ गई 153। अब कहेंगे अरे वैकेंसीज तो बढ़ गई पर कट ऑफ भी बढ़ गई, ये कैसे हो गया? तो ये सब एसएससी का किया धरा है। एसएससी ने नॉर्मलाइजेशन किया था।
तो उस समय क्या कहते हैं, इस समय डब्ल्यू की पोस्ट को एसएससी ने हटा दिया और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की भी पोस्ट को हटा दिया गया। तो इसमें जेएसओ की कट ऑफ गई थी 167, ओबीसी के लिए गई थी 160, एससी के लिए गई थी 143, एसटी के लिए गई थी 135, ईडब्ल्यूएस की 161, ओएच की 133, एचएच की 95 और वीएच की 122 कट ऑफ गई थी। वहीं जो लिस्ट 2 आई उसमें आया स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2, ये भी वैकेंसी आई थी उस समय। तो 170 इसकी यूआर की कट ऑफ गई थी, ओबीसी की 161 गई थी, एसटी की 134, ईडब्ल्यूएस की 163, एचएच की 60, वीएच की 92 और अदर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की 60 कट ऑफ गई थी। आते हैं लिस्ट 3 जो सभी के लिए एलिजिबल होते हैं, जो सभी पोस्टों के लिए, अदर पोस्टों के लिए होते हैं। उसकी कट ऑफ गई थी 153.18। जैसा मैंने बताया कि 36,000 वैकेंसी 2022, 114 कट ऑफ, 8,000 से ज्यादा वैकेंसी तो 150 कट ऑफ, पर 18,000 से ज्यादा वैकेंसी होने के बाद भी 153 कट ऑफ जाना, ये खुद में सरप्राइज था। सबसे पहले टीसीएस ने उसी पैटर्न पे, मैंने जैसे बताया था कि इजी, हार्ड, मीडियम और टफ या नॉन डूएबल क्वेश्चंस होते हैं, नॉन डूएबल क्वेश्चंस होते हैं। तो इसने इजी क्वेश्चंस की नंबर्स बढ़ा दिए थे कुछ शिफ्ट में, और कुछ शिफ्ट में नॉर्मलाइज करके इसने +20 कर दिया था, +20 नंबर शायद बढ़ गए थे इसमें भी। तो इसी वजह से जो कट ऑफ थी वो 153 गई थी, 153 के पास गई थी, जो कि मतलब 18,000 वैकेंसी के हिसाब से बहुत ज्यादा कट ऑफ है, क्योंकि आपने पेपर इजी बना दिया, बच्चे स्कोर ज्यादा करने लगे। फिर जब आपने नॉर्मलाइजेशन किया तो कुछ पेपर तो इतना बना दिया कि उसमें हार्ड और मीडियम ही क्वेश्चन मिले, और कुछ पेपर ऐसा बना दिया जिसमें इजी और मीडियम ही क्वेश्चन मिले। तो जो ये वाला बच्चा था उसको तो इससे क्या कहते हैं बहुत कम चांस मिला। तो इसमें आपने फिर नॉर्मलाइजेशन का एक आपका जो पैटर्न है आपने वो लगा दिया, नॉर्मलाइजेशन का पैटर्न। जब नॉर्मलाइजेशन का पैटर्न लगाया तो आपने +20 मार्क्स भी दे दिए किसी किसी को, तो कट ऑफ अपने आप ऊपर जानी थी। इसका मतलब मान लीजिए कि आप हार्ड शिफ्ट में है तो आपको 133 मार्क्स स्कोर करना था, वहीं अगर आप इजी शिफ्ट में है तो आपको 154 स्कोर करना था या 155, क्योंकि ऐसा भी हुआ है कि नॉर्मलाइजेशन की वजह से आपके नंबर कम हो गए। तो देख के चलिएगा, एसएससी का नॉर्मलाइजेशन एसएससी ही जाने कि वो क्या कर सकती है और क्या करेगी। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। अब इस बार के एग्जामिनेशन की बात करते हैं कि 2025 में क्या हो रहा है। 2025 में 14,000 वैकेंसी आई है, मतलब 18,000 वैकेंसी से तो कम आई है जो पिछले साल वैकेंसीज थी, जिसमें 6,000 से ज्यादा सीट्स यूआर की हैं, 3,000 से ज्यादा सीट्स ओबीसी की हैं, एससी की सीट 2,000 ज्यादा है, एसटी की 1,000 ज्यादा है और ईडब्ल्यूएस की 1,400 से ज्यादा। सॉरी, इसमें आप 3,700, 2,100, 1,000 से ज्यादा, 1,400 से ज्यादा और 6,000 से ज्यादा, टोटल 14,000 सीट्स हैं, 14,000 से ज्यादा सीट्स हैं, 14,582। तो कट ऑफ क्या हो सकती है? तो कट ऑफ क्या हो सकती है से पहले आते हैं कि जो चीजें इस साल की कट ऑफ को अफेक्ट करेंगी। कट ऑफ को अफेक्ट करने वाली दो चीजें होती है, मैंने बता दिया कि नंबर ऑफ वैकेंसीज, और दूसरी होती है आपका लेवल ऑफ पेपर। पर इस साल कुछ और भी चीजें हैं जो चीजें इंक्लूड होंगी और वो फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे इस साल की कट ऑफ को। वो कौन कौन सी चीजें हैं उस पर बात करते हैं। तो इस साल क्या नया है कि क्या चीजें इफेक्ट ज्यादा करेंगी? तो सबसे पहले कि एक अगर पेपर है, मैं मानता हूं कोई भी पेपर है, आप कोई भी पेपर दीजिए, अगर उसमें माइनस मार्किंग है, निगेटिव मार्किंग है, निगेटिव मार्किंग होने के बाद, निगेटिव मार्किंग होने के बाद अगर उस पेपर का कट ऑफ 75% से ज्यादा जा रहा है, तो या तो बच्चे बहुत ज्यादा होनहार हो गए हैं। 75% से अगर किसी भी पेपर का कट ऑफ जा रहा है 75% से ज्यादा, तो बच्चे बहुत ज्यादा होनहार हो गए हैं। पर ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। तो आप पेपर इजी बना रहे हैं और नॉर्मलाइजेशन आप अपने मन से कर रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन ऐसा कर रहे हैं जो किसी को नहीं समझ में आ रहा है, वो क्या कहते हैं, डकवर्थ लुईस का नियम हो गया है। तो इसीलिए मुझे इस बार लगता है जो मेन फैक्टर होगा इनका कट ऑफ का, सबसे पहले ये पैटर्न चेंज जरूर करेंगे। मैंने कहा था पैटर्न चेंज बहुत नहीं होगा, पर पैटर्न ये चेंज जरूर करना चाहेंगे कि उनको इनको 75% कट ऑफ नहीं देनी है, 150 कट ऑफ नहीं देनी है। पर हो भी सकता है कि पैटर्न न चेंज हो तो 150 से ज्यादा भी कट ऑफ जा सकती है। पर अगर पैटर्न ये चेंज करेंगे तो ये जो कट ऑफ है ये कम होगी, क्योंकि जैसा हमने देखा फेज 13 के एग्जाम में, जो पहले वाला हुआ था, री एग्जाम नहीं, और एसएससी स्टेनो, स्टेनो का एग्जाम जो हुआ था, इन दोनों में कुछ चीजें तो काफी चेंज हुई हैं। तो उसके हिसाब से कट ऑफ तो इन दोनों की कम जाएगी। तो अगर उसी हिसाब से थोड़ा मोड़ा चेंज होता है, मैं ज्यादा चेंज के
पीछे नहीं भाग रहा। ज्यादा चेंज करेंगे तब तो फिर बच्चे आपके पीछे पड़ जाएंगे। पर आप अगर थोड़ा मोड़ा चेंज कर देते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो चेंज करने लायक है आपको, आपका नॉर्मलाइजेशन पैटर्न को आप चेंज करते हैं, आप ये 75% कट ऑफ न डालते हैं, मेरे हिसाब से एक जो मतलब निगेटिव मार्किंग के पेपर में अगर एक परफेक्ट कट ऑफ बनानी पड़े तो वो बनेगी लगभग 65% से लेके 70% के बीच में। ये कट ऑफ बनेगी जो मतलब एक अच्छी कट ऑफ कही जाएगी कि ये कट ऑफ आप बनाइए। अगर 14,000 सीट्स है तो आपको ये कट ऑफ बनानी चाहिए कि इसके बीच में ही कट ऑफ रहे। मतलब आपको इस तरीके के पेपर बनाना पड़ेगा कि अगर 100% पेपर है तो इसमें से आपको 10% ऐसे क्वेश्चन देने होंगे जो नॉन डुएबल होंगे, ठीक। 50%, 40 से लेके 50% आपको ऐसे पेपर देने होंगे जो सब कर लें, एवरीवन, मतलब आपको इजी देना होगा। फिर 50 से लेके 60% तक मतलब 10% आपको देने पड़ेंगे मॉडरेट पेपर। फिर इससे ज्यादा 10% आपने मॉडरेट दे दिया, फिर लगभग 20% के लगभग आपको हार्ड पेपर देना पड़ेगा। तो जो इजी वाला रहेगा और जो मॉडरेट वाला रहेगा, कोई 100% इफिशियंसी नहीं कर सकता, पर अगर 60 क्वेश्चन में से 50 टू 55 क्वेश्चन भी कोई ठीक कर लेता है और इस 20 हार्ड में से वो 10 से 15 क्वेश्चन कर लेता है, नॉन डुएबल वाले तो कोई नहीं करेगा, या एक दो कोई कर सकते हैं तो कर सकते हैं, पर अगर वो कर लेता है तो लगभग 70 मार्क्स वो स्कोर करता है, मतलब 70 क्वेश्चन वो अटेम्प्ट कर लेता है। तो कट ऑफ अगर ये बनेगी 140 के पास कट ऑफ बन सकती है अगर आप पेपर के पैटर्न को चेंज करेंगे। ये पहला फैक्टर है जो इस साल की कट ऑफ को क्या कहते हैं इम्पैक्ट करेगा। तो सबसे पहला फैक्टर क्या हो गया, पैटर्न। अगर पैटर्न इन्होंने चेंज किया तो ये कट ऑफ को इफेक्ट करेगा, सबसे पहला इम्पैक्ट हो गया। तो दूसरा इम्पैक्ट, दूसरा मतलब फैक्टर जो इफेक्ट करेगा इनकी कट ऑफ को, वो है वैकेंसीज। वैकेंसीज की मैंने बात कर दी है कि इस बार वैकेंसीज क्या है, पिछले साल 2024 में जहां 18,000 वैकेंसीज थी, 18,000 से ज्यादा वैकेंसीज थी तो 153 कट ऑफ गई थी। तो इस बार वैकेंसीज 2025 में आपकी क्या कहते हैं कि 14,000 से ज्यादा है, तो कट ऑफ 153। अगर ये चाहेंगे तो मतलब इस तरीके से ही देखा जाए तो 153 से कट ऑफ ज्यादा जाएगी, आपने अगर सेम पैटर्न पे सेम क्वेश्चन बना दिया तो। पर आपकी एजेंसी चेंज हुई है, ये टीसीएस पेपर लेता था, अब एडिक्विटी पेपर लेगी, तो थोड़ी चेंज तो होंगे, थोड़ी चीजें चेंज होंगी, पर कितना चेंज होती है, कैसे चेंज होती हैं। तो ये हो गया दूसरा फैक्टर जो मैंने बात किया। पहला फैक्टर मैंने बात किया पैटर्न को लेके, दूसरा फैक्टर मैंने बात किया वैकेंसीज को लेके। तीसरा फैक्टर, इनका मन करेगा तो ये 10x टाइम बच्चों को बुला लेंगे, इनका मन करेगा तो 12.5x टाइम बच्चों को बुला लेंगे, इनका मन करेगा तो ये 15x टाइम बच्चों को बुला लेंगे। तो ये तो इनके ऊपर निर्भर करता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका इस साल के कट ऑफ को डिसाइड करने में कि आप कितने टाइम्स स्टूडेंट को बुला रहे हैं। मतलब अगर टीयर 1 का बच्चा आपने 10 गुना बुलाया, 10x टाइम बुलाया है 10 गुने बच्चे को, तो कट ऑफ ज्यादा रहेगी। और अगर वहीं आपने 15 टाइम्स बच्चों को बुला लिया तो कट ऑफ कम हो जाएगी, थोड़ी सी पर कम तो हो जाएगी, क्योंकि फिर बच्चे बढ़ गए। तो इसीलिए ये भी एक फैक्टर निर्भर करेगा। तो तीसरा फैक्टर जो हो जाता है कि कितने टाइम्स आप बच्चों को बुला रहे हैं, कितने टाइम्स आप बच्चों को, स्टूडेंट्स को बुलाया जा रहा है। चौथा, आपने इस बार वेटिंग लिस्ट भी डाल दिया है, आप थोड़ा चेंज भी कर रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट रहेगा, तो हो सकता है उससे भी कुछ आप इम्पैक्ट करना चाहें, तो उससे कट ऑफ पे तो नहीं, पर हाँ लास्ट में जब सिलेक्शन होगा तब बच्चों को थोड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है उससे भी। तो हमने वैकेंसीज की बात कर ली, हमने पैटर्न को लेके बात कर लिया, और चौथा चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो अफेक्ट करता है इनके उसको, वो है इनका नॉर्मलाइजेशन। अगर ये नॉर्मलाइजेशन कुछ करते हैं, नॉर्मलाइजेशन का कुछ चेंज करते हैं, तो उससे भी कट ऑफ पे इम्पैक्ट होगा। क्योंकि पिछले साल जो थे कट ऑफ वो ज्यादा क्यों हो रही थी, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में वो ज्यादा से ज्यादा नंबर बढ़ा रहे थे, इजी पेपर बना रहे थे और नॉर्मलाइजेशन में भी नंबर बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे। कुछ शिफ्ट तो ऐसी है कि उसको 10 में से क्या कहते हैं कि अगर स्कोर देना हो हार्ड के नंबर पे, वो तो 10 में से 8 9 इतनी हार्ड है, और कुछ है जो 10 में से 2 है, मतलब बहुत ही इजी है। तो आपको नॉर्मलाइजेशन में ज्यादा नंबर देना ही होगा। तो इसीलिए अगर हो सकता है तो वो पेपर एक तरीके से बनाए और उसकी वजह से कट ऑफ थोड़ी सी कम जाए पिछले साल से, और नॉर्मलाइजेशन भी उनको कम करना पड़े, क्योंकि अगर लेवल पेपर का सेम रहेगा तो वो रहेगा। साथ ही साथ एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हुई इस बार कि बच्चे प्रोटेस्ट किए 24 अगस्त को। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि इस बार पेपर भी नहीं होगा अभी, और अभी भी मुझे लगता है कि ये 3 4 दिन पेपर कराएंगे, कुछ बच्चे फिर प्रोटेस्ट करेंगे मेरा पेपर खराब हुआ, ये सेंटर सही नहीं है, वो सेंटर सही नहीं है। मुझे तो बच्चों का सोच के बहुत बुरा लग रहा है कि क्या होने वाला है, 30 लाख स्टूडेंट को कैसे ये मैनेज करने वाले हैं। पर फिर भी प्रोटेस्ट हुआ,
बच्चे सब कुछ छोड़ के, अभी 24 अगस्त तक मैं बात कर रहा हूँ, 24 अगस्त को सब दिल्ली इकट्ठा हुए। तो मुझे समझ में आया कि बच्चों के पास जो टाइम होना चाहिए, अब किसी ने तैयारी की है ठीक है, पर जो एक टाइम होता है ना आइडियल टाइम की एग्जाम का डेट आने के बाद, मतलब कि आपको एग्जाम इतने दिन में देना है, और वो एक आपके पास सेफ टाइम होता है कि आपको 2 महीने एकदम बस इसी पे फोकस करके हमको पेपर देने हैं और सब कुछ करना है। देखो इस समय टीचर्स भी अच्छे से कुछ नहीं पढ़ा पाए और बच्चे भी कुछ नहीं पढ़ पाए, तो ये भी शायद एक फैक्टर हो सकता है जो कंट्रीब्यूट करे कि क्या कहते हैं, कट ऑफ इस बार की वेरी करेगी। और ये सब चीजें क्लियर कब हो जाएंगी कि कट ऑफ कौन कौन सी चीजें ज्यादा इंपैक्ट कर रही हैं, मेरे हिसाब से जब फर्स्ट फ्यू डेज एग्जाम का ले पाएंगे, मेरे हिसाब से ये कुछ दिन ही एग्जाम करा पाएंगे। तो ये फर्स्ट फ्यू डेज में ही चीजें क्लियर हो जाएंगी कि ये होने क्या वाला है, आगे चल के होने क्या वाला है मेनली। तो ये सारी चीजें जो हैं जो कट ऑफ को इम्पैक्ट करने वाली हैं। आगे चलते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि एक सेफ स्कोर क्या होगा। इस बार आप क्या सोच रहे हैं कि एक सेफ स्कोर क्या होगा? तो सबसे जरूरी चीज, इन माय ओपिनियन, ये मेरा ओपिनियन है, हो सकता है कोई इस पे यकीन करे ना करे, किसी को बिलीव हो ना हो, पर जो बच्चे मुझसे जुड़े हैं या जुड़ना चाह रहे हैं, तो मेरे हिसाब से 150 प्लस was the cutoff और was the safe score। अगर लास्ट ईयर की तरह नॉर्मलाइजेशन हुआ और बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ, सबसे पहली चीज नॉर्मलाइजेशन हुआ लास्ट ईयर की तरह, मतलब कुछ पेपर बहुत टफ, कुछ पेपर बहुत इजी, और पैटर्न लगभग सेम रहा, मतलब वो जो फेज 13 के शुरुआती में पैटर्न चेंज नहीं करेंगे, जैसा चेंज था वैसा, जो री एग्जाम में था वैसा पैटर्न रहेगा, तो कट ऑफ 150 प्लस चली जाएगी या हो सकता है। पर एक जो अच्छा स्कोर, मतलब मेरे हिसाब से जो एक कट ऑफ बननी चाहिए, वो आपकी ऐसी कट ऑफ बननी चाहिए, मतलब आप एक ऐसा पेपर बनाइए जिसकी कट ऑफ 130 to 140 ही, मतलब 65% से 70% के बीच में कट ऑफ रहे, या इससे भी आप कम कर सकते हैं, तो आप 60 to 65% के बीच में कट ऑफ ले आइए। पेपर ऐसा बनाइए जिसमें इतना कट ऑफ ही जाए, मतलब 120 to 130 के बीच में कट ऑफ रहे, इससे ऊपर कट ऑफ ना जाए, मैं तो ये चाहता हूँ, क्योंकि ये पेपर सबसे मतलब बेस्ट होता है, एक माइनस मार्किंग पेपर के साथ ये बेस्ट कट ऑफ होती है कि इतना बनाया जाए। पर अगर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया तो कट ऑफ ये जाएगी, पर ये बेस्ट कट ऑफ होती है। पर आप क्या टारगेट करोगे? आप कम से कम 170 का टारगेट करके चलो, कि आप माइनस मार्किंग की वजह से भी गिरो तो 150 से ऊपर ही रहो, 150 से नीचे मत आओ। तो मेरे हिसाब से इस बार कट ऑफ, अभी एग्जाम नहीं हुआ है, अभी कुछ नहीं हुआ है, पर मेरे ओपिनियन में अगर ये सारी चीजें नहीं बदलती हैं तो कट ऑफ 100% 150 के ऊपर जाएगा, और ऐसा भी हो सकता है कि 160 के ऊपर भी कट ऑफ चला जाए, हो सकता है। ये नॉर्मलाइजेशन किए, इन्होंने पेपर कैसा बनाया, क्या किया, पता नहीं, और फिर बहुत सारी चीजें तो है ही। तो ये हो जाएगा आपका सिप स्कोर। अब इस स्कोर को आप मतलब अचीव कैसे कर सकते हैं कि आपको ये स्कोर मिल जाए, आप 150 प्लस स्कोर करो? इसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा, जो शायद मेरे हिसाब से 8th नहीं नहीं 8th नहीं 9th सितंबर को मतलब अपलोड कर दूंगा। एग्जाम 12th से स्टार्ट है ना, तो 9th को मैं अपलोड कर दूंगा। उस वीडियो से आपको एक लास्ट टाइम में मिल जाएगा कि आपको एग्जाम देना, अटेम्प्ट कैसे करना है कि आप मैक्सिमम स्कोर कर पाओ, मैक्सिमम आउटपुट अपना दे पाओ। तो लास्ट टाइम पे मैं ये बता दूंगा, मतलब मतलब 12th के पहले 9th तक मैं ये वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, तो आप इसके लिए निश्चिंत रहें। आगे चलते हैं, अब सेकेंड पॉइंट पे बात करते हैं कि सेफ अटेम्प्ट क्या रहेगा, सेफ अटेम्प्ट कितने रहेंगे, कैसे रहेंगे, आपको सेफ अटेम्प्ट कैसे मालूम चलेगा कि मेरा सेफ अटेम्प्ट ये है, मुझे इतने अटेम्प्ट करने चाहिए या ये करना चाहिए। तो सबसे जरूरी चीज है कि जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें कुछ चीजें तो बताऊंगा ही बनाऊंगा, पर जो सेफ अटेम्प्ट वाली बात है, सॉरी थोड़ा सा इंटरनेट डिस्टर्ब हो गया था, तो मैं क्या बता रहा था, मैं था शायद लास्ट पॉइंट पे। अच्छा, कि आप इस स्कोर को, हाँ इस वीडियो में बताऊंगा कि आप इस स्कोर को कैसे मतलब अचीव कर सकते हैं, एक वीडियो बना दूंगा, और आपको कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है कि आप मैक्सिमम स्कोर कर पाओ। तो ये भी मैं एक वीडियो में बना के बना वो जो 9 सितंबर को अपलोड कर दूंगा मैं, जो आप बता सकते हैं, मतलब उसको देख के आपको एक लास्ट टाइम पे ये हो जाएगा कि मुझे इस तरीके से पेपर में अगर अटेम्प्ट करूंगा तो मेरे मैक्सिमम आएंगे। सेकेंड पॉइंट जो है इस वीडियो में बताना चाहता हूँ कि सेफ अटेम्प्ट कैसा होगा। तो सेफ अटेम्प्ट आप अपना जानते हो, मैं नहीं जानता कि आपका सेफ अटेम्प्ट क्या है, पर मैं ये बता सकता हूँ कि आप कैसे जान सकते हो कि सेफ अटेम्प्ट क्या है।
सबसे पहली चीज आपकी शिफ्ट। आपकी शिफ्ट, अगर आपका एग्जाम शुरू में है तो भैया आप सबसे सतर्क रहो, क्योंकि आप पे सबसे ज्यादा डंडे पड़ने वाले हैं। क्योंकि आपका पेपर होगा नहीं होगा, सही होगा नहीं होगा, सर्वर चलेगा नहीं चलेगा, क्या होगा कुछ नहीं जानता। तो आपकी शिफ्ट, और उसके बाद आप कैसे जानोगे इजी है, मीडियम है, टफ है, आपकी शिफ्ट कैसी है, तो आप नॉर्मलाइजेशन। तो ये चीज जो होती है कि आपकी शिफ्ट इजी है, आपकी शिफ्ट मीडियम है, आपकी शिफ्ट टफ है, ये आपको प्रैक्टिस से ही समझ में आएगी। आप जब प्रिपरेशन करते हो तो आपको समझ में आता है, जब उसकी प्रैक्टिस करने लगते हो, आप जब एमसीक्यूज लगाते हो तो आपको समझ में आ जाता है ये एमसीक्यू टफ है, ये नहीं होगा, ये एमसीक्यू इजी है, ये आसान है, ये सब कर लेंगे। देखते हो ना कि 33% पीपल इसको करेक्ट कर पाए, 45% पीपल इसको करेक्ट कर पाए, 60% पीपल इसको करेक्ट पाए, 90% पीपल इसको। तो उस हिसाब से आपको समझ में आ जाता है प्रैक्टिस करने से कि आपकी इफिशियंसी कितनी है, आप कितने परसेंट क्वेश्चन सही कर पाते हो। अगर आप 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो और उसमें आपकी इफिशियंसी 90% है, मतलब आप 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, 90 आपकी इफिशियंसी है, तो मतलब आप काफी इफिशियंट हो। और वहीं अगर किसी की 75% इफिशियंसी है, तो हो सकता है वो थोड़ा सा आपसे बैक हो सकता है उसको वो क्वेश्चन छोड़ने पड़े जिसमें उसकी इफिशियंसी कम आ रही है, या उसको ज्यादा अटेम्प्ट करने पड़े तब वो आपके बराबर नंबर ले आ पाए। तो वो दो चीजों पर निर्भर करता है सेफ अटेम्प्ट। सबसे पहला, आपकी शिफ्ट कैसी है, इजी है, मीडियम है या टफ है। दूसरी चीज, आपकी इफिशियंसी कैसी है, आप कितने इफिशियंट हो। और आप अपनी इफिशियंसी और आपके शिफ्ट के बारे में कैसे पता करोगे, आप प्रैक्टिस करोगे, आपने जो प्रिपरेशन की है उस पर विश्वास रखोगे, अपने टीचर पे विश्वास रखोगे, आपको ये चीजें पेपर के टाइम पे क्लियर हो जाएंगी। आप जब कुछ क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, हिट करेगा कि यार ये क्वेश्चन टफ होते जा रहे हैं या ये पेपर टफ है। तो उस हिसाब से आप फिर अपने अटेम्प्ट को एडजस्ट कर सकते हैं। वही मैं सेफ अटेम्प्ट की बात करता हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि कट ऑफ को लेके सेफ अटेम्प्ट क्या होगा। जैसे मैंने बताया कि कट ऑफ 150 जा सकती है या इससे भी ज्यादा जा सकती है। तो इसके हिसाब से सेफ अटेम्प्ट देखा जाए तो 75 क्वेश्चन होंगे सेफ अटेम्प्ट, 25 क्वेश्चन होंगे सेफ अटेम्प्ट। अगर आपकी एक्यूरेसी 100% है, अगर आप 100 क्वेश्चन करते हैं और 100 सही करते हैं तो आप 75 अटेम्प्ट करिएगा, आपके लिए सेफ अटेम्प्ट है। पर अगर आपकी एक्यूरेसी 90% से लेके 100% के बीच में है, मतलब इस वाले बीच में है, या हाँ इस वाले बीच में है आपकी एफिशिएंसी, तो आपको मिनिमम क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करने हैं वो 85 प्लस ही करने हैं, 85 प्लस ही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। इससे कम आप अटेम्प्ट करोगे तो इतना समझ जाओ कि अगर पिछले साल के हिसाब से पेपर आया, मैं इजी नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पेपर आपकी बात कर रहा हूँ कि मान लीजिए आप सबसे इजी वाले शिफ्ट में है, तो आप नहीं सेलेक्ट हो पाओगे। अगर आपकी इफिशियंसी 90 से लेके 100% है तो आपको मिनिमम 85% क्वेश्चन, 85 से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आपको इजी शिफ्ट में मान के चल रहा हूँ कि आप इजी शिफ्ट में हो। अगर इससे कम अटेम्प्ट करोगे तो आप क्या कहते हैं सेलेक्ट नहीं हो पाओगे। अगर मैं आपको 85% में बता देता हूँ, अगर आप 85% क्या कहते हैं 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और आपकी इफिशियंसी 90% है, तो नियरली आप इसमें 8 से 9 क्वेश्चन गलत कर दोगे। 9 क्वेश्चन गलत कर दिए मान लीजिए आपने, तो आपके सही क्वेश्चन कितने रह गए, 76 क्वेश्चन सही रह गए, जिससे आपके कितने नंबर बनते हैं, 152 नंबर बनते हैं। ठीक है, यही हुआ ना। वो 9, और 9 क्वेश्चन के माइनस मार्किंग जोड़ने के बाद 148 149 के लगभग आपके मार्क्स बनते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी शिफ्ट अगर इजी है तो क्या कहते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि आप 1-2 नंबर कम हो जाओ जब नॉर्मलाइजेशन हो। नॉर्मलाइजेशन भी तो इनका एक चोचला है कि नॉर्मलाइजेशन हमको करना है, तो नॉर्मलाइजेशन के चोचले में ये हो सकता है ये आपके और कम हो जाए, 147 पे आप पहुंच जाओ और 148 ही कट ऑफ गई हो, तो 1 नंबर ये बहुत दुखेगा। तो मिनिमम आप अगर देखिए, आप अगर 100% इफिशियंट है तो यू गो कि भैया 75 में करूंगा और 75 मेरे सही है। पर अगर आप 80 से 90% इफिशियंट है कि आप 100 से 90% के लगभग इफिशियंसी आपकी है, तो आप 85 से ज्यादा अटेम्प्ट करके आओ। ठीक। पर अगर आपकी 90% से कम इफिशियंसी है, पर एसएससी के एग्जाम में ऐसा होता नहीं है, पैटर्न अगर चेंज होता है तो अलग बात है, तो आप कम से कम 90 प्लस तो करके ही आओ, 90 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओ, तब आप सेफ अटेम्प्ट के ऊपर रहोगे कि आप क्लियर कर लोगे प्रीलिम्स का कट ऑफ। मेरे हिसाब से तो यही एक मेन मतलब मुद्दा रहने वाला है आपकी इफिशियंसी का, आपकी इफिशियंसी और पैटर्न और नॉर्मलाइजेशन, इजी शिफ्ट, आपकी शिफ्ट। हाँ, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्ले करती है आपकी शिफ्ट। आपकी शिफ्ट कैसी है, आपकी शिफ्ट बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है। आपकी शिफ्ट जो है इजी है, मीडियम है, हार्ड है, वो निर्भर करती है। और ये चीज आपको कैसे पता चलेगी, आपको प्रैक्टिस करोगे किसी भी टेस्ट सीरीज का, एग्जाम के क्वेश्चंस का, तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी।
तो ये तो हो गया सेफ अटेम्प्ट की बात। तो 100% वाले 75 अटेम्प्ट करना, 90 से 100% वाले जिनकी इफिशियंसी आती है, मतलब जो 90% क्वेश्चन, अगर 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो 90 क्वेश्चन सही अटेम्प्ट करते हैं, वो 85 से ज्यादा अटेम्प्ट करेंगे। और जो 90 से कम परसेंटेज से सही करते हैं वो 90 से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। तब हो सकता है इस बार का सेफ अटेम्प्ट वो क्लियर कर पाए। तो सेफ अटेम्प्ट के लिए मैंने बता दिया, दो चीजें ध्यान दीजिएगा, इजी, मीडियम, हार्ड या टफ शिफ्ट। उसके बाद आपकी एक्यूरेसी, एक्यूरेसी आपकी कितनी है, एक्यूरेसी आपकी कितनी है। तो अगर इजी है तब तो आप एक्यूरेसी एक्यूरेसी भी आपको ज्यादा चाहिए, तो आप अगर 100% वाले हैं तो 75 से ज्यादा अटेम्प्ट करिएगा। 100 से लेके 90% वाले हैं तो आप 85 से ज्यादा अटेम्प्ट करिएगा। और अगर आपकी 90 से कम है तो आप कम से कम 90 से ज्यादा अटेम्प्ट करेंगे, तब मतलब 100 में से 90 क्वेश्चन, अगर पिछले साल की कट ऑफ देखी जाए तो। और इस साल भी अगर पैटर्न चेंज ना हो तो, नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर बहुत ज्यादा ना हो तो ये हो गया आगे वाली बात। अब इससे ज्यादा चीजें मेरे हिसाब से मुझे बतानी नहीं है इसमें, सेफ अटेम्प्ट के बारे में मैंने बता दिया। तो हाँ, और सबसे जरूरी चीज, वेट करिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप अटेम्प्ट कैसे करोगे पेपर, सबसे जरूरी चीज। और मैंने एक चीज क्या कही थी कि आप अटेम्प्ट करोगे कैसे पेपर, और दूसरी चीज मैंने बताई थी कि दूसरी चीज मैंने बताई थी कि हाँ, और दूसरी चीज मैंने बताई थी कि आप अपना स्कोर स्कोर कैसे बढ़ा सकते हो, मतलब आप पेपर अटेम्प्ट कैसे करोगे जिसकी वजह से आपका स्कोर ज्यादा अच्छा हो जाएगा। और सेफ अटेम्प्ट में मुझे और कुछ बातें करनी नहीं है, पर एक दो फैक्टर और मैं जैसे बता सकता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि आपका जो स्ट्रांग पॉइंट है उस पर ज्यादा फोकस करना है। स्ट्रांग पॉइंट जैसे किसी की मैथ स्ट्रांग होगी तो भैया वो मैथ्स के 25 आउट ऑफ 25 क्वेश्चन सही कर लेगा। किसी की रीजनिंग स्ट्रांग होगी, रीजनिंग तो सभी की स्ट्रांग होती है एसएससी की, तो वो 25 आउट 25 कर लेगा। जीके जीएस किसी का स्ट्रांग नहीं रहता, मैंने कभी नहीं देखा है कि 50 जीके जीएस में, बहुत रेयर चांस होता है कोई कंप्लीट सही करके आए, मतलब बिना तुक्के के। और इंग्लिश में भी सब 25 आउट ऑफ 25 सही कर लेते हैं अटेम्प्ट। तो आप स्ट्रांग पॉइंट पे अपने ज्यादा फोकस करिएगा, ये मैं दूसरी वीडियो में ज्यादा अच्छी तरीके से बात कर पाऊंगा जब मैं बताऊंगा कि आपको पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। तो ये हो गया, तो आप नए अगली वीडियो का भी इंतजार करिएगा। उसके साथ साथ एक अनऑफिशियल मैसेज है कि मैंने पीपीटीज, मतलब मैंने पीडीएफ, मैं बोलूँ पीडीएफ मैंने बना ली है इंग्लिश की। इंग्लिश के लिए मैंने सोचा है 4 क्लासेस प्लान किया है। अगर हो सकता है तो मैं उसकी पीडीएफ दे दूंगा, अगर मैं क्लासेस रिकॉर्ड नहीं कर पाया तो मैं शायद 8th से मैं पीडीएफ दे दूंगा। और अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो हो सकता है मैं क्लासेस रिकॉर्ड करके 8th या 9th को सारी चार चार की चार, दो एक दिन डाल दूं, दो एक दिन डाल दूं रिकॉर्ड करके। मेरे पास भी टाइम रहना चाहिए, तो मैं हो सकता है 4 क्लासेस डाल दूं जिसमें इंग्लिश कंप्लीट आप रिवाइज कर पाओगे, इंग्लिश में जिसमें वोकैब भी रहेगा और थोड़ा पार्ट ग्रामर का भी रहेगा। मैंने कुछ इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है उसको, 4 वीडियोस को। तो ये अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अगर मुझसे ज्वाइन होते हो देन मुझे भी अच्छा लगेगा, तो मैं ये काम कर लूंगा। ये अनऑफिशियल मैसेज है। हाँ, पर ये जो काम होगा, मतलब मैं अगर यूट्यूब पे वीडियो बनाऊंगा, इसका सिर्फ लिंक शेयर करूंगा मैं टेलीग्राम पे, ठीक है, सिर्फ लिंक शेयर करूंगा। वीडियो बनाऊंगा भी तो वो अनलिस्टेड रहेगा, लिस्ट मैं नहीं करूंगा, वो अनलिस्टेड वीडियो रहेगा। मैं उसको बना के डाल दूंगा, क्या कहते हैं, टेलीग्राम पे लिंक, आप वहां से आप यूट्यूब पे जाके उसको देख लीजिएगा। उससे ज्यादा मैं उसको बाद में एडिट करके, जब एग्जाम हो जाएगा तब मैं उसको एडिट करके पब्लिक कर दूंगा, पर शुरुआत में अनलिस्टेड ही रहेगा आप लोगों के लिए, अगर हो सकेगा आप लोग ज्वाइन करेंगे मुझे तो। ये रहा बस, इसमें इतना ही। हम मुझसे जुड़ने के लिए स्टडी टू क्वालिफाई, ये है टेलीग्राम चैनल, और इस पे मेल कर सकते हैं सेम study2qualify@gmail.com। और इसके सिवा मेरा कोई और प्लेटफॉर्म नहीं है। और कोई चलता है तो मुझे बता देना, तो मैं ब्लॉक करवा दूंगा कहीं और चीजें चलती हैं। हाँ, अगर कोई क्वेरी है तो प्लीज कमेंट। आपको अगर कुछ भी पूछना है, कुछ भी है, कोई दिक्कत, कोई वैल्यू एडिशन, कि आपको ये भी पॉइंट इंक्लूड करना चाहिए, ये पॉइंट नहीं इंक्लूड करना चाहिए, आपने ये पॉइंट इंक्लूड किया नहीं इंक्लूड किया, जो आप सारी चीजें मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में। मैं जरूर 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 जवाब दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।